हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ शताक्षी। स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल अचीवियम पर। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पर हम सामान्य हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में देखेंगे। दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके यूपी ट्रिपल एस सी पीटी एग्जाम में ही नहीं बल्कि अन्य एग्जाम में भी बहुत ही बेनिफिशियल होने वाले हैं। जहाँ पर भी हिंदी पूछी जाती है वो सभी के लिए यह क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, हम यहाँ पर आपको 25 क्वेश्चन प्रोवाइड कराएंगे, जिसमें से कि आपको 25 क्वेश्चन के आंसर को छांटना है और लास्ट में हमें ये भी लिख के बताना है कि कितने क्वेश्चंस को राइट किया है। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा देरी न करते हुए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और फ्रेंड्स, ये जो जितने भी क्वेश्चंस लिए हैं बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं, तो आप देखते चलिए और इनके आंसर लगाते चलें। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1 है, पद्मावत किसकी रचना है? बताइए दोस्तों, किसकी रचना होगी? पद्मावत। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही बार एग्जाम में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है पद्मावत। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पद्मावत किसकी रचना है? मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है पद्मावत। तो आपको पता होना चाहिए किसकी रचना है दोस्तों, मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है पद्मावत। और फ्रेंड्स, यदि पूछ ले कि यह किसके शासनकाल में बनी थी, मतलब यह रचना किसके शासनकाल में लिखी गई थी, तो यह शेरशाह सूरी के शासनकाल में लिखी गई थी। किसके शासनकाल में? फ्रेंड्स, आपको पता होना चाहिए शेरशाह सूरी के शासनकाल में यह लिखी गई थी। और दोस्तों, यदि पूछ ले कि जो पद्मावत है यह किस रानी का नाम है, तो राणा रतन सिंह की पत्नी का नाम है पद्मावत। तो फ्रेंड्स, किसका नाम है? राणा रतन सिंह की पत्नी का नाम है पद्मावत। और फ्रेंड्स, जो पद्मावत है यह अवधी भाषा में लिखी गई है। यहाँ से इस तरह के क्वेश्चन भी पूछ लेंगे कि कौन सी भाषा में लिखी गई है, तो पद्मावत अवधी भाषा में लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 2, निर्गुण शब्द में कौन सी संधि है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। संधियों से भी प्रश्न बनने के बहुत ही संभावनाएं होती है। संधि से हमेशा एक ना एक प्रश्न जरूर ही पूछा जाता है। तो बताइए फ्रेंड्स, निर्गुण शब्द में कौन सी संधि होगी? दोस्तों, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन क, विसर्ग संधि। निर्गुण संधि में विसर्ग संधि होगी। फ्रेंड्स, जो निर्गुण संधि का जो इसका संधि विच्छेद होगा वो कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा फ्रेंड्स, देखिए, नी विसर्ग प्लस गुण, ये इसका संधि विच्छेद होगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए विसर्ग लगा है, तो इसीलिए यह विसर्ग संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, अकल का दुश्मन होना का अर्थ क्या होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये मुहावरों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है। अकल का दुश्मन होना। दोस्तों, अकल का दुश्मन होना का अर्थ होता है ऑप्शन ए, ऑप्शन घ, महामूर्ख। अकल का दुश्मन होना महामूर्ख कहलाता है। फ्रेंड्स, यदि आपसे पूछ ले कि नानी याद आना, इसका अर्थ क्या होगा? नानी याद आना, तो नानी याद आना का अर्थ होता है होश ठिकाने आना। क्या होता है? होश ठिकाने आना। और फ्रेंड्स, यदि आपसे पूछ ले कि खंड खंड करना, खंड खंड करना का क्या अर्थ होता है, तो दोस्तों इसका अर्थ होता है नष्ट कर देना। और फ्रेंड्स, यदि क्वेश्चन में ये पूछ ले कि कयामत ढाना का अर्थ क्या होता है, तो क्या होगा फ्रेंड्स? सब कुछ नष्ट करना, ये कयामत ढाना का अर्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है? बताइए फ्रेंड्स, कौन सा वर्ण होगा जो उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है? फ्रेंड्स, ये वर्णमाला चैप्टर से है। बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं उच्चारण से संबंधित प्रश्न। तो पता होना चाहिए कि दंत्य में कौन कौन से वर्ण आते हैं। तो कौन से वर्ण आते हैं फ्रेंड्स? त, थ, द, ध और न। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर आपको कौन सा वर्ण नहीं दिख रहा है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर न भी है, त भी है और द भी है, लेकिन ट नहीं है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ट होगा। दंत्य ट नहीं होता है। और ट क्या होता है फ्रेंड्स? ट जो होता है वो मूर्धन्य से उच्चारित होता है। फ्रेंड्स, हम आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बताइए कि जो व होता है उसका उच्चारण स्थान क्या होता है? व का उच्चारण स्थान। तो फ्रेंड्स, व का जो उच्चारण स्थान होगा वो होगा दंत्योष्ट। क्या होता है? दंत्योष्ट होता है व का उच्चारण स्थान, दंत्योष्ट्य। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4, पुत्री का पर्यायवाची कौन सा शब्द होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पुत्री का पर्यायवाची। दोस्तों, पुत्री का जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ग, आत्मजा। पुत्री का पर्यायवाची आत्मजा होता है। और फ्रेंड्स, इसके अन्य ऑप्शन की बात कर ले तो फ्रेंड्स, सुधा का जो पर्यायवाची होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? पीयूष, अम्य, सोम, अमी, अमृत, यह सभी सुधा के पर्यायवाची होते हैं। इंदिरा का पर्यायवाची देख लेते हैं, तो इंदिरा के पर्यायवाची होते हैं माधवा, देवेंद्र, वर्जी, सोमपा, सुरेश, ये सभी इंदिरा के पर्यायवाची होते हैं। और भानुजा के पर्यायवाची क्या होते हैं? भानुजा के पर्यायवाची होते हैं तरणी,
तरणीजा, कालिंदी यह सभी भानुजा के पर्यायवाची होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, गिरिधर में कौन सा समास प्रयुक्त है? बताइए दोस्तों, गिरिधर में। तो फ्रेंड्स, गिरिधर में बहुव्रीहि समास है। कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास है गिरिधर में। गिरिधर का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? बहुत धनों वाला, अर्थात संपन्न। क्या होता है फ्रेंड्स? बहुत धनों वाला, अर्थात संपन्न। इसीलिए यहाँ पर बहुव्रीहि आंसर आएगा। दोस्तों, बहुव्रीहि समास क्या होता है यह भी जान लेते हैं। इस समास में प्रयुक्त पद किसी अन्य की विशेषता को प्रकट करता है। जब दो शब्द मिलकर किसी तीसरे शब्द का विशेषण बन जाए तो उसे बहुव्रीहि कहा जाता है। और फ्रेंड्स, बहुव्रीहि समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, इसमें अन्य पद ही प्रधान होता है। जैसे कि गिरिधर का जो अर्थ था वो था बहुत धनों वाला। तो फ्रेंड्स, जो बहुत धनों वाला इसका मतलब होता है संपन्न। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर संपन्न प्रधान है, ना कि गिरिधर या फिर बहुत धनों वाला। इसीलिए यहाँ पर आएगा बहुव्रीहि समास। और फ्रेंड्स, बहुव्रीहि समास के 4 भेद होते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, नवल सुंदर श्याम शरीर कौन सा अलंकार है? नवल सुंदर श्याम शरीर। दोस्तों, यहाँ पर अलंकार हो जाएगा उल्लेख अलंकार। यहाँ पर उल्लेख अलंकार इसका राइट आंसर होगा, नवल सुंदर श्याम शरीर। फ्रेंड्स, जहाँ एक वस्तु का वर्णन अनेक प्रकार से किया जाता है वहाँ पर उल्लेख अलंकार होता है। और फ्रेंड्स, उल्लेख अलंकार अर्थालंकार का एक भाग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है, इस वाक्य का अर्थ क्या होगा? फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ख, विपलिक। क्या होता है? ऑप्शन ख होगा विपलिक। जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं होती उसे विपलिक कहा जाता है। दोस्तों, इससे संबंधित हम कुछ क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। फ्रेंड्स, यदि क्वेश्चन में पूछ लें कि जिस पुरुष की पत्नी मर चुकी हो उसको क्या कहते हैं, तो फ्रेंड्स उसको विधुर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विधुर कहा जाता है। और फ्रेंड्स, यदि पूछ ले कि जिस महिला का पति मर चुका हो उसे क्या कहते हैं, तो उसे विधवा कहते हैं। और फ्रेंड्स, यदि पूछ ले जो नायक नायिका से विमुक्त होकर दुखी हो उसे क्या कहते हैं, उसे वियोगी कहा जाता है। और दोस्तों, यदि क्वेश्चन पूछ ले वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले तो उसे क्या कहते हैं, तो फ्रेंड्स उसे कहते हैं, उसे अध्युड़ा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अध्युड़ा। नेक्स्ट फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 9, पलंग शब्द का तत्सम बताइए क्या होगा? पलंग शब्द का तत्सम। दोस्तों, पलंग शब्द का तत्सम होता है पर्यंक। क्या होता है? पर्यंक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, काली घटा का घमंड घटा पंक्ति में कौन सा अलंकार होगा? काली घटा का घमंड घटा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों, आंसर होगा ऑप्शन क, यमक अलंकार। काली घटा का घमंड घटा में यमक अलंकार है। फ्रेंड्स, जहाँ पर एक शब्द की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार होती है परंतु उनका अर्थ जो होता है वो भिन्न भिन्न होता है, वहाँ पर यमक अलंकार होता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आंसर होगा यमक अलंकार। फ्रेंड्स, यदि हम उत्प्रेक्षा की बात करें तो उत्प्रेक्षा अलंकार कौन से होते हैं? उत्प्रेक्षा अलंकार वे अलंकार होते हैं जहाँ पर उपमेय में उपमान की संभावना की जाए, वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर इनकी पहचान भी होती है, जैसे कि जनो जानू, मनो मानू, इस तरह के शब्द यदि आपको वाक्य में दिखे तो वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। और फ्रेंड्स, नेक्स्ट है रूपक अलंकार। रूपक अलंकार वे अलंकार होते हैं जहाँ उपमेय को उपमान के रूप में मान लिया जाता है, तो वहाँ पर रूपक अलंकार होते हैं। फ्रेंड्स, इसकी भी एक छोटी सी पहचान होती है, जहाँ पर भी क्या आ जाए, सी आ जाए, से आ जाए, समान आ जाए, इस तरह के जो शब्द हों वो आपको दिखे तो वहाँ पर 100% रूपक अलंकार ही होगा। नेक्स्ट है उपमा अलंकार। उपमा अलंकार क्या होते हैं? फ्रेंड्स, उपमा अलंकार वे अलंकार होते हैं जब समान द्रव्य, स्वभाव, शोभा, गुण आदि के आधार पर एक वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु से की जाती है, तो वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। और फ्रेंड्स, इसकी भी पहचानने की एक ट्रिक है, जहाँ पर भी आपको वाक्य में योजक चिन्ह दिखे तो समझ लीजिए वहाँ पर उपमा अलंकार होगा। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन क हो जाएगा, यमक अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, देवर शब्द में तत्सम शब्द कौन सा है? देवर शब्द का तत्सम। दोस्तों, देवर शब्द का तत्सम होता है देवर। यहाँ पर आएगा ऑप्शन खस का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12,
जिस पंक्ति या जिन पंक्तियों में समानार्थक शब्दों या वाक्यांशों की आवर्ती हो परंतु अर्थ जो होते हैं उनमें अंतर होता है, तो उनको कौन से अलंकार होते हैं? तो बताइए फ्रेंड्स। मान लीजिए कि जो पंक्तियां होंगी वो तो समान है लेकिन उनके अर्थ जो है वो भिन्न है, तो फ्रेंड्स वहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? वहाँ पर होगा लटानुप्रास अलंकार। तो ऑप्शन ग इसका सही उत्तर हो जाएगा, लटानुप्रास अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, आग में पानी डालना मुहावरे का अर्थ बताइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों यदि आपको क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए यदि आप चैनल को फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो होगा झगड़ा मिटाना। आग में पानी डालना का अर्थ होता है झगड़ा मिटाना। और फ्रेंड्स इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस भी पूछ लेते हैं। तो फ्रेंड्स बताइए, आग में घी डालना का अर्थ क्या होता है? दोस्तों आग में घी डालने का अर्थ होता है झगड़ा या दुश्मनी को बढ़ाना। और फ्रेंड्स यदि क्वेश्चन में पूछ ले कि पगड़ी रखना का अर्थ क्या होगा, तो बताइए क्या बताएंगे? तो दोस्तों पगड़ी रखने का अर्थ होता है इज्जत बचाना। क्या होता है? इज्जत बचाना। और फ्रेंड्स यदि आपसे क्वेश्चन में पूछ ले कि पहाड़ टूट जाना का अर्थ बताइए, फिर क्या बताएंगे? तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा भारी विपत्ति आना। जैसे कह देते हैं कि पहाड़ टूट गया सर पर, तो उसे कहते हैं भारी विपत्ति आना। तो और फ्रेंड्स एक और है, आपको बताना है, यदि पूछ ले दंड कमंडल, तो फ्रेंड्स आप क्या बताएंगे? थोड़ा सा अटपटा क्वेश्चन है। दंड कमंडल का अर्थ होता है संन्यास लेना। क्या होता है फ्रेंड्स? संन्यास लेना होता है दंड कमंडल का अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, कबीरदास की वाणियों की भाषा कौन सी है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। बहुत से लोगों को ये पता भी नहीं होता कबीरदास की कौन सी वाणी है या फिर कौन सी भाषा है जो जिन्होंने उनमें रचना की है। बताइए फ्रेंड्स कौन सी होगी? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन का हो जाएगा सदु ककड़ी। कौन सी होती है कबीरदास की भाषा? सदु ककड़ी है कबीरदास की भाषा। और फ्रेंड्स यदि पूछ ले तुलसीदास की भाषा कौन सी है, तो आप क्या बताएंगे? तुलसीदास की भाषा है अवधी। कौन सी है? अवधी भाषा है। और फ्रेंड्स इन्होंने, तुलसीदास ने क्या लिखा था? रामचरितमानस लिखी थी। और फ्रेंड्स कबीरदास की बात कर ले तो फ्रेंड्स जो कबीरदास है वो निर्गुण भक्तिकालीन संत है। कौन से हैं फ्रेंड्स? निर्गुण भक्तिकालीन संत है। और फ्रेंड्स इनकी जो भाषा है वो अनेक भाषाओं की खिचड़ी या फिर मिश्रण भी कहा जाता है। और फ्रेंड्स इनकी रचनाओं की बात कर लें तो फ्रेंड्स इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं? सबद। कौन सी है फ्रेंड्स? एक तो है सबद, स बैद सबद, और एक है बीजक। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है बीजक, ये बहुत ही बार एग्जाम में पूछी जाती है बीजक। और है साखी। कौन सी है फ्रेंड्स? साखी है। और एक और है, कौन सी है? रेमेनी। कौन सी है फ्रेंड्स? रेमेनी। ये इनकी रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, त्रिभुवन शब्द में कौन सा समास है? दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ग हो जाएगा, द्विगु समास। फ्रेंड्स जो द्विगु समास होते हैं उसमें क्या होता है? उसमें जो प्रथम पद होता है, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर त्रिभुवन, त्रिभुवन को जब हम विच्छेद करेंगे तो कैसे करेंगे? त्रि प्लस भुवन। तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्या है? त्रि जो है वो प्रथम पद है और जो भुवन है वो द्वितीय पद है। तो प्रथम पद इसमें क्या है? त्रि है, मतलब कि यह एक संख्या को इंडिकेट कर रहा है। तो इसीलिए जो भी शब्द संख्या को इंडिकेट करेगा उसका पहला पद, तो फ्रेंड्स वो हमेशा 100% ही द्विगु समास होते हैं। और फ्रेंड्स जो उसका द्वितीय पद होता है वो संख्या को इंडिकेट करता है। तो फ्रेंड्स आप यहाँ से बिल्कुल अच्छे से आइडिया लगा सकते हैं कि जो द्विगु समास होते हैं उसमें जो प्रथम पद होता है वो संख्यावाचक शब्द होता है, जैसे कि त्रिफला, त्रिभुवन, चौराहा, नवग्रह या फिर पंचवटी। इस तरह के जो शब्द होते हैं वो सभी द्विगु समास के उदाहरण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, स्वर्गारोहण का सही संधि विच्छेद कौन सा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वर्गारोहण का विच्छेद बताइए। दोस्तों स्वर्गारोहण का जो सही संधि हो जाएगा वो होगा ऑप्शन डी, स्वर्ग प्लस आरोहण। तो फ्रेंड्स जब भी हम कभी भी संधि विच्छेद करते हैं तो उसका कुछ ना कुछ मीनिंग बनता है। स्वर्ग प्लस आरोहण इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। और फ्रेंड्स यदि हम आपसे पूछ ले कि स्वर्गारोहण में कौन सी संधि है, तो फ्रेंड्स ये आपका होमवर्क है, आपको बताना है स्वर्गारोहण में कौन सी संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, तालव्य महाप्राण अघोष व्यंजन में कौन सा उदाहरण होगा? दोस्तों यहाँ पर देखिए 3 तरह से क्वेश्चन है, एक तो तालव्य, दूसरा है महाप्राण और तीसरा है अघोष। तो आपको यह तीनों ही पता होने चाहिए तभी आप इसका आंसर दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले देखते हैं कि तालव्य क्या होते हैं। दोस्तों तालव्य में कौन कौन से वर्ण आते हैं? च, छ, जय, झ, ये सभी
तालव्य में आते हैं फ्रेंड्स। कौन कौन से? च, छ, ज, झ, झ, अय्य। तो फ्रेंड्स ये है तालव्य, ये तो आपको पता चल गया। आप देखते हैं महाप्राण कौन से होते हैं। दोस्तों महाप्राण वे होते हैं जिनमें थोड़ा समय ज़्यादा लगता है जिनके उच्चारण में। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर कौन कौन से महाप्राण होंगे। तो फ्रेंड्स च जो होता है वो अल्प प्राण में आता है, छ होता है वो महाप्राण में आता है, एक छोड़ के एक यहाँ पर क्या होगा, इस तरह से आवर्ती चलती है। यहाँ पर ये जय होगा अल्प प्राण में आएगा, मैं जो होगा वो महाप्राण में, ये झ जो है वो महाप्राण में आएगा और यह है अल्प प्राण में आएगा। तो इस तरह से हमने देखा कि यहाँ पर पता चल गया कि जो महाप्राण है वो भी पता चल गया। अब देखते हैं अघोष कौन से होंगे। तो फ्रेंड्स स्टार्टिंग के जो 2 होते हैं वो होते हैं अघोष, ठीक है। वर्ण के स्टार्टिंग के जो 2 वर्ण होते हैं, जो पंक्ति के स्टार्टिंग के 2 वर्ण होंगे वो अघोष होंगे और जो लास्ट के 3 होते हैं वो सघोष होते हैं। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख लीजिए कौन सी कंडीशन फॉलो कर रहा है। तो फ्रेंड्स देखिए स्टार्टिंग के जो 2 हैं वो अघोष हैं, तो इन दोनों में से हमारा आंसर होगा। ये तो हमारे कट गए। तो फ्रेंड्स इन दोनों में से देखिए यहाँ पर पूछा है महाप्राण, तो एक अल्प प्राण है और एक महाप्राण है। तो महाप्राण कौन सा है? छ महाप्राण है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? छ जो हो जाएगा वो महाप्राण हो जाएगा। ऑप्शन ख इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? इसमें स्पेलिंग आपको सही करनी है। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही उत्तर? सही वर्तनी किस वाले शब्द में है? तो फ्रेंड्स कार्यालय लिखना है। कार्यालय कैसे लिखते हैं? कार्यालय, ऑप्शन ख इसका सही उत्तर होगा। कार्यालय इस तरह लिखा जाता है। तो फ्रेंड्स आपको सही वर्तनी वाले क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, रोद रस का स्थायी भाव क्या होता है? भय, क्रोध, रति या फिर शोक? दोस्तों रौद्र का जो स्थायी भाव होता है वो ऑप्शन ख इसका राइट आंसर होगा क्रोध। रौद्र का स्थायी भाव क्रोध होता है। फ्रेंड्स हम इससे रिलेटेड कुछ रस के बारे में बात कर लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स करुण रस का पूछ ले तो क्या बताएंगे? करुण रस का होता है शोक। क्या होता है? करुण रस का शोक होता है। और फ्रेंड्स यहाँ पर रति दिया है, तो रति किसका होता है ये बताना है। तो रति जो होता है वो श्रृंगार रस का होता है। किसका होता है फ्रेंड्स? श्रृंगार रस का होता है रति। और फ्रेंड्स भय यहाँ पर किसका होता है? भय जो होता है वो होता है, भय जो होगा भयानक रस का होगा। कौन सा होगा? भयानक रस का। ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, मूर्धन्य महाप्राण अघोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? तो दोस्तों इसमें भी आपको पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही करना है। तो दोस्तों हम बता देते हैं जो मूर्धन्य होते हैं वो उसमें ट और ठ ये वाले वर्ण आते हैं, ट, ठ, ड, ढ, अय्य। और फ्रेंड्स यहाँ पर हमें महाप्राण से संबंधित देखना है और अघोष देखना है। तो दोस्तों अघोष जो होते हैं वो स्टार्टिंग के 2 ही वर्ण होते हैं वर्ग के, तो इसीलिए हमने स्टार्टिंग के 2 ही वर्ण लिए हैं, ट और ठ, यही अघोष है। तो दोस्तों इनमें से एक महाप्राण है और एक है अल्प प्राण। तो बताइए दोस्तों कौन सा होगा महाप्राण और कौन सा होगा अल्प प्राण? तो दोस्तों जिसमें कम उच्चारण होता है वो तो होता है अल्प प्राण और जो अधिक उच्चारित होता है उसे महाप्राण कहते हैं। तो ट जो है वो तो है अल्प प्राण और जो ठ है वो है महाप्राण। तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा ठ। तो इसीलिए इसका आंसर ऑप्शन ख हो जाएगा, ठ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, शायद आज आप ज़्यादा व्यस्त हैं, इस वाक्य में ज़्यादा किस प्रकार का विशेषण है? फ्रेंड्स यहाँ पर पूछा है ज़्यादा किस प्रकार का विशेषण है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण होगा इसका राइट आंसर ज़्यादा का। फ्रेंड्स जो परिमाणवाचक विशेषण होते हैं इसके 5 प्रकार भी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, जिन पंक्तियों में एक ही उच्चारण स्थान से उच्चारित होने वाले वर्णों की आवृत्ति होती है तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन ख हो जाएगा, श्रुत्यानुप्रास अलंकार। श्रुत्यानुप्रास इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रेंड्स हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, यदि आप उससे जुड़ना चाहते हैं और आपको न्यू क्वेश्चंस और स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस और यहाँ पे जो भी हम पढ़ाते हैं उसकी PDF आप चाहते हैं तो आप हमसे टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, आलोक का विलोम शब्द क्या है? आलोक का विलोम शब्द होता है ऑप्शन ग तमीर। आलोक का विलोम शब्द तमीर होता है। और फ्रेंड्स यदि पूछ ले कि लोक का विलोम शब्द क्या होता है तो फ्रेंड्स लोक का विलोम शब्द होता है परलोक। क्या होता है फ्रेंड्स? परलोक होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है?
बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंदी वर्णमाला में स्वर की संख्या। दोस्तों हिंदी वर्णमाला में स्वर की संख्या होती है टोटल 11। कितनी होती है? 11 होती है। और फ्रेंड्स टोटल जो वर्णमाला में वर्ण होते हैं वो कितने होते हैं? 52 होते हैं। कितने होते हैं? 52 होते हैं। और फ्रेंड्स यदि पूछ ले कि व्यंजन कितने होते हैं तो 33 व्यंजन होते हैं। कितने होते हैं? 33 व्यंजन होते हैं। और दोस्तों पूछ ले स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं तो स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं। कितने होते हैं? 25 होते हैं। और फ्रेंड्स पूछ ले कि अंतःस्थय व्यंजन कितने होते हैं तो अंतःस्थय व्यंजन होते हैं 4। कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन से? य, र, ल, भ, ये अंतःस्थय व्यंजन होते हैं। और फ्रेंड्स यदि पूछ ले ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं तो ऊष्म व्यंजन भी 4 होते हैं। कौन कौन से? श, स और है। और फ्रेंड्स यदि पूछ ले आयोगवाह व्यंजन कितने होते हैं तो वह भी कितने होते हैं? वह 2 होते हैं। कौन कौन से? फ्रेंड्स ये होते हैं आयोगवाह व्यंजन। एक तो ये होता है और एक होता है ये। और फ्रेंड्स ये वाला तो होता है अनुस्वार और ये होता है विसर्ग। ये भी आपको पता होना चाहिए। तो फ्रेंड्स यदि आपको क्वेश्चन अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स से भी शेयर कीजिए। और दोस्तों आप ये भी बताइए कि आपको नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट कौन से विषय पर चाहिए। के लिए थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।